Hello all of you, my name is Shruti, I'm your economics educator. So लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कोरिलेशन का पार्ट 1। अब हम डिस्कस करेंगे उसका पार्ट 2, राइट। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आपको इजी लग रहा होगा ये चैप्टर, तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और हमने एडिग्रोन पे एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़। हम 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर देते हैं, राइट। हम फर्स्ट पार्ट में उसका देते हैं एक्सप्लेनेशन, सेकेंड पार्ट में उसका आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और थर्ड पार्ट में उसके क्वेश्चन आंसर्स, राइट। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ कोरिलेशन, राइट। लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है एग्ज़ाम्स की, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। अगर कोई डाउट चाहिए, कोई सब्जेक्ट आपको चाहिए कि दोबारा इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना है तो प्लीज़ उसे बता दीजिएगा, राइट। तो लास्ट चैप्टर हमने कहाँ तक डिस्कस किया था इसका? हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? स्कैटर डायग्राम के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में, कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट होता है। और हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव कोरिलेशन के, नेगेटिव कोरिलेशन के, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे उसके आगे का मेथड। आगे कौन कौन से मेथड आएंगे? इसका कार्ल पियर्सन का ही शॉर्टकट मेथड आएगा, इसका स्टेप डेविएशन मेथड आएगा। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे आगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। और अगर कोई भी डाउट आता तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख दीजिएगा। और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इस चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है, ये दोबारा एक्सप्लेन करना है या इसके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस और फीडबैक्स प्लीज़ लिख दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हमने ख़त्म किया था इंडिविजुअल मेथड से कार्ल पियर्सन के। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड और इसका स्टेप डेविएशन मेथड। So let's start with shortcut method. Shortcut method. This method is used when mean value is not in whole number but in fractions. हम इस मेथड को तब यूज़ करते हैं जब मीन की जो वैल्यू है, जो पूरी सीरीज़ की मिडल वैल्यू है, वो किस में आती है? होल नंबर में नहीं आती, बट वो किस पे आती है? फ्रैक्शंस पे। होल नंबर का मतलब जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, बट ये आती है फ्रैक्शंस में। फॉर एग्जांपल 2/3 होगी या तो 1/3 होगी। हम इस मेथड को तब यूज़ करेंगे जब वैल्यू फ्रैक्शंस में होगी, बल्कि होल नंबर में नहीं होगी। कोई नंबर नहीं होगा बट वो एक होल नंबर होगा, राइट। बट इन दिस मेथड डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग मीन ऑफ बोथ द सीरीज। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें क्या करना है? कभी भी अगर हमें कार्ल पियर्सन मेथड से अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो इसके फॉलोइंग मेथड्स हैं। फर्स्ट है कि एनी कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू इन एक्स एंड वाई सीरीज एज्यूम्ड मीन। अगर हमें 2 सीरीज दी हुई हैं एक्स और वाई, हम उसमें से किसी को भी एक एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, राइट। हम उसमें से किसी को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। उस एज्यूम्ड मीन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दैट एज्यूम्ड मीन, deviations of the values of individual variable that is dx is equal to x minus x bar and dy is equal to y minus y bar are calculated. हमने किसी को भी assumed mean मान लिया, उसकी हेल्प से हम डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन कैसे आएगी? हमने जो मीन निकाला, मीन में से हम x में से उस मीन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, राइट। और dy भी ऐसे ही आ जाएगा, dy भी ऐसे ही आ जाएगा कि हम उस y में से हम मीन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, y माइनस मीन। dx सम dy सम आर फाउंड बाय एडिंग द डेविएशंस। और जो dx और dy का सम आया है उसको हम ऐड कर देंगे, राइट। डेविएशंस ऑफ 2 सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाय dx एंड dy। जो 2 सीरीज के डेविएशंस आएंगी उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, dx और dy को हम आपस में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। Where the deviation of dx square and dy square are added to find out tx sum and dy स्क्वेयर सम। हमने क्या करना है? जो dx और dy आया है हमारे पास, हम उसका दोबारा से स्क्वेयर कर देंगे, dx स्क्वेयर कर देंगे dx की हेल्प से और dy स्क्वेयर कर देंगे। अब इसका स्क्वेयर कैसे करेंगे? इसमें x हमें दिया है 2 बार है, तो x 2 बार कैसे आएगा? जो dx है उसको हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग x से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो dy दिया हुआ है उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम कोफिशिएंट के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना है? कोफिशिएंट निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हमें उसका मीन फाइंड करना है, राइट। मीन फाइंड हो गया, मीन फाइंड हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है?
हमने किसी भी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन लेट करना है, उससे हम डेविएशंस निकाल लेंगे, dx आ जाएगा एंड dy आ जाएगा। फिर डेविएशंस का हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई और हम फिर निकाल देंगे dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर। dy स्क्वायर कैसे आ जाएगा और dx स्क्वायर, जो dx की वैल्यूज़ आएंगी उसको हम दोबारा x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा dx स्क्वायर। होप आपको ये क्लियर होता है, बहुत सिंपल मेथड है, सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला लर्न करना है, उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आपको माइंड में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रखना है, जो इसका बड़ा भयंकर सा फॉर्मूला है आपको वो माइंड में रखना है, इससे आपका अच्छे से हो जाएगा। इस फॉर्मूला की हेल्प से ही आप सारे के सारे स्टेप्स बना लोगे और इसका आंसर बहुत बहुत झटपट आ जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं क्या था। इस फॉर्मूले को रट लो, इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इस फॉर्मूले का। ओके, इसको आपको ऐसे याद करना है, फॉर्मूला आपके टिप्स पे याद होना चाहिए वाला फॉर्मूला। इसकी हेल्प से आप कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते सॉल्व। तो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ डी एक्स डी वाई, ध्यान से पढ़ना, सम ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। डी एक्स कैसे निकलता है, हमने किसी भी जो हमें सीरीज़ दी हुई है एक्स एंड वाई, उसमें से हमने किसी को भी एज्यूम्ड मीन लेट कर लिया, राइट। हमने क्या कर लिया, किसी को भी एज्यूम्ड मीन लेट कर लिया। अब उस एज्यूम्ड मीन की वजह से हमने क्या निकाले, उसकी डेविएशंस। अब डेविएशंस निकाले तो वो आ गया डी एक्स और वो आ गया डी वाई डेविएशंस, राइट। तो हमने उसका कर दिया सम, डी एक्स डी वाई का जो सम आ गया वो हम इधर पुट कर देंगे, और जो डी एक्स डी वाई का सम करके मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, और उसको हम माइनस कर देंगे, फिर उसको होल डिवाइड कर देंगे, फिर कर देंगे उसका अंडर रूट, किसका, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। फिर हम जो डी एक्स जो हमारा आया उसको हम दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डी वाई आया है उसको दोबारा वाई से मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर। ओके, जो डी एक्स स्क्वायर आएगा उसका जो सम है उसको हम यहाँ लिख देंगे, उसका सम करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो डी एक्स अपॉन एन, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, उसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, इनटू हम लगा देंगे फिर रूट। फिर हम क्या कर देंगे, जो डी वाई आया है, डी वाई का मतलब जो डी वाई और वाई को मल्टीप्लाई करके आया है उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई डी वाई स्क्वायर, राइट। जो डी वाई स्क्वायर का सम है उसको हम लिख देंगे, फिर माइनस कर देंगे किससे, डी वाई अपॉन एन, जो डी वाई आया है ये, और जो इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, फिर हम कर देंगे इसको आपस में माइनस, और इसके बीच में कौन सा साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसे कई बार भूल जाते हैं। बीच में जो इन दोनों का साइन है वो है मल्टीप्लाई का। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है, और फॉर्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ डी एक्स डी वाई इंटू सम ऑफ डी एक्स इंटू सम ऑफ डी वाई अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सम ऑफ डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल है। अब एक एग्जाम्पल हम करेंगे और आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले मतलब समझ लेते हैं कि इसमें डी एक्स डी वाई का एक बार हमें पता तो चल गया है, बट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो डी एक्स का मतलब है डेविएशन ऑफ सीरीज़, जो हमें एक्स की सीरीज़ दी हुई है हम उसमें से किसी को भी एक एज्यूम्ड मीन लेट करेंगे, ठीक है, उससे हम डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे डी एक्स और डी वाई की। तो डी एक्स का मतलब यही है कि जो डेविएशंस हमें दी हुई हैं एज्यूम्ड मीन से, जो हमारी डेविएशंस आई है वही हमारा डी एक्स है। और y का मतलब, डी वाई का मतलब जो हमारी एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस आई हैं, y में से हमने किसी को भी एज्यूम्ड मीन लेट कर लिया। अब उस एज्यूम्ड मीन की हेल्प से हमने डेविएशंस कैलकुलेट करी है, राइट। अब उस डेविएशंस कैलकुलेट करने के बाद हमने जिसको इसका जो हमने सम किया है वो हो गया हमारा डी वाई। ओके, और सम ऑफ डी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लिकेशन, राइट, सम ऑफ डी वाई हो गया। और डी एक्स स्क्वायर का सम मतलब जो डी एक्स आया है उसको हमने दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर। उसका अगर हम सम कर देंगे तो वो हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। और डी वाई स्क्वायर का सम का मतलब जो हमारा डी वाई आया है उसको हम दोबारा अगर वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डी वाई स्क्वायर सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स स्क्वायर भी कंप्लीट हुआ और डी वाई स्क्वायर भी कंप्लीट हुआ। और डी वाई का मतलब होता है जो हमारा डेविएशंस हमने किसी को भी एज्यूम्ड मीन लेट किया, उस डेविएशंस जो हमारी आती गई हैं वो उसका सम हो जाएगा डी वाई का स्क्वायर। और एन का सबको मतलब पता ही है, एन का मतलब जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। अगर यहाँ पे 5 आइटम्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें नंबर ऑफ़ कितने आ गए, नंबर ऑफ़ आइटम्स
5, अगर ये 6 होते तो आ जाते 6। तो यही इसका मतलब है डेविएशंस का, राइट। तो बहुत सिंपल है, यही आपको इसमें करना है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये इसका इलस्ट्रेशन हमने दिया हुआ है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। हमें क्या निकालना है इसमें, इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच। अब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच हमें पता है पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर हमें इस क्वेश्चन में कहा होता है कि हमें स्कैटर्ड डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं? स्कैटर्ड डायग्राम कैसे बनता है इसमें, देखो यहाँ पे अगर 4 है तो हमारा सप्लाई आ जाएगा 10, 6 है तो आ जाएगा 15, 8 है तो हमें दिया हुआ है 20, 15 से दिया हुआ है 25 एंड 20 से दिया हुआ है 30। तो यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है बट इसके जो रेशो है वो इक्वल नहीं है, तो ये पॉजिटिव तो बनता, पॉजिटिव तो है बट ये इतना परफेक्ट पॉजिटिव नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बनता। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव बनता अगर हमें इसका स्कैटर डायग्राम पूछा होता। बट हमें इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमें कार्ल पियर्सन की हेल्प से, हमने जो पीछे शॉर्टकट मेथड पढ़ा उसकी हेल्प से हमें निकालना है इसका कोफिशिएंट कोरिलेशन का। तो हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा हम उसको ही यूज़ करके इसका निकालेंगे आंसर। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो प्राइस दिए हुए हैं इसको हमने एक्सलेट कर लिया है। ये 2, 4, 6, 8, 15, 20 हो गए हमारे एक्स। सप्लाई जो हमने दिया हुआ है 10, 15, 20, 15 और 30 उसको हमने लेट कर लिया वाई। अब हमने सबसे पहले हमने स्टेप क्या पढ़ा था कि हमें अगर स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करना है, हमें अगर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है शॉर्टकट मेथड से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका सीरीज़ का निकालेंगे मीन, राइट। तो मीन निकालेंगे हम सीरीज़ का। मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसका सम कितना आएगा, 20 + 15 हो जाएगा 35, 35 + 10 45, 45 + 8 हो जाएगा हमारा क्या, 54। अब 54 डिवाइडेड बाय 5 हमारा आ जाएगा आंसर 8। 54 डिवाइड बाय 5 हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो इसका हम जो हमारा 8 का आंसर आया है हम क्या करेंगे उससे, हम इसे डेविएशंस कैलकुलेट करते जाएंगे। ये हमारी एक्स सीरीज़ है और ये है हमारी डेविएशंस। तो हमें क्या फॉर्मूला निकालना है, ये जो हमारा एक्स है इसको हम माइनस करते जाएंगे मीन से, राइट। तो यहाँ पे एक्स क्या दिया हुआ है एक इंडिविजुअल सीरीज़ का, ये हमें एक्स दिया हुआ है 4, इसको हम माइनस करते जाएंगे 8 से। 4 - 8 कितना होता है, -4। तो यहाँ पे आ गया -4। डेविएशन यहाँ दिया हुआ है 6, 6 - 8 हो जाएगा -2। अब 8 - 8 कितना हो जाएगा 2। 15 - 8 इज़ 7, 20 - 8 इज़ 12। ये dx आ गया हमारा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में था कि हमें dx तो निकालना है बट हमें उसका स्क्वायर भी चाहिए। अब उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसको अगर हम dx को स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा dx का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 7 का स्क्वायर 49 और 12 का स्क्वायर 144। हमने इसका भी सम कर लिया। इसका सम कैसे आएगा, इसका सम, ये तो n5 हो गया, 1 2 3 4 5 हमें दिया ही हुआ है। अब हमें इसका dx का सम करना है तो कैसे होगा, अब अगर हम -6 + 19 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सम 13। तो वो आ जाएगा dx = 13। और यहाँ पे dx 203 की है, इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 213 आएगा। वैसे ही अगर हमें क्वेश्चन में सप्लाई दिया हुआ था 10, 15, 20, 25 एंड 30, उसको हमने यहाँ लिख लिया। सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है इसका, तो हमने इसका मीन फाइंड कर लिया। इसका मीन कैसे होगा, तो इसका मीन हमने फाइंड करना है 75 + 20 आ जाएगा 95, 95 120 अपॉन इसको हमने ऐड करा है 35, 30 + 25 हो जाएगा हमारा 55, 55 + 20 हो जाएगा 75, 70 दिया, इसको हमारा ऐड करके आ गया 100, 100 अपॉन 5 हो जाएगा हमारा 20। तो हमारा 20 आ गया, हमारा 20 आ गया क्या, हमारा 20 आ गया मीन। तो हमने क्या करना है, जो हमारी मीन की वैल्यू आई है उसको हमने माइनस करते जाना है इन वैल्यूज से। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू लिखनी है 10 माइनस, अगर हम मीन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, मीन है हमारा इस क्वेश्चन में, हमारा मीन है इस क्वेश्चन में 20, तो 10 - 20 आ जाएगा -10। ऐसे ही हम
15 माइनस 20 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। 20 माइनस 20 इज़ 0। 25 माइनस 20 इज़ 5। 35 माइनस 20 इज़ 10। तो हमने इसको ऐसे ऐड कर लिया, ये तो ऐड से कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि -5 और 5 होते हैं 0, और -10 और 10 हो जाएगा 0। तो आंसर इसका आ गया। अब हमने जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर करा है dx का निकाल के, वैसे ही हम dy का भी स्क्वायर कर देंगे। अब dy का स्क्वायर कैसे आएगा? 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हमने कर दिया इसका फिर टोटल। इसका टोटल कैसे आएगा? 100 प्लस 100 200, फिर ये 25 हो गए 50, तो टोटल इज़ 250। फिर हमने क्वेश्चन में क्या निकालना था? dx और dy का भी स्क्वायर। ये dx हो गया और ये dy हो गया, हमने इसका सम भी करना था, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ये डेविएशन ये जो दिए हुए हैं इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, 0, 35 एंड 120। फिर हमने इसका टोटल कर लिया, टोटल इज़ 205, राइट। तो हमें इसमें हमने फॉर्मूला इसका पीछे लर्न किया था। फॉर्मूला क्या था इसका? सम ऑफ dx dy माइनस सम ऑफ dx इंटू सम ऑफ dy डिवाइडेड बाय n। फिर हमने क्या करना है? इसको होल डिवाइड करना है, फिर हर जगह दोनों जगह रूट डाल देना है, राइट। देखो पर आपको मैं इजी मेथड समझाती हूँ। पहले r लिखो इज इक्वल टू ऐसे, बीच में माइनस साइन डाल लो। फिर हमने क्या करना है? रूट, बीच में माइनस, मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। फिर हमें पता ही है dx dy तो बोलता ही है, और हर जगह सम तो लेना ही है हमें। फिर हमने क्या करना है? dx, यहाँ पे dx dy है तो इसको अलग अलग कर दो, dx इंटू dy अपॉन n। फिर हमने क्या करना है? यहाँ पे dx दिया हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर करना है। जो इस स्टेप्स में जो सेकंड फ्रैक्शन के नीचे है उसका हमें करना है स्क्वायर, ठीक है। माइनस dx अपॉन n, ये जो dx अपॉन n था इधर लिख लो, माइनस कर दो। फिर इसके हमने यहाँ पे करना है dy अपॉन n, dy स्क्वायर माइनस dy अपॉन n का होल स्क्वायर। फिर इसको हर जगह नीचे वाले को अंडर रूट में डालना है। जो फ्रैक्शन से नीचे वाला है उसको हमें डालना है अंडर रूट में, और जो फ्रैक्शन से ऊपर वाला है उसको हमने एज इट इज़ लिखना है, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला लर्न करोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। अब हमें इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट करनी है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे अच्छे से नहीं किया, बट आपको एग्ज़ाम में अच्छे से करना है। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है राइटिंग की, तो आपको अच्छे से करना है, ओके। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी से सॉल्व नहीं किया, बट आपको प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और इसको कॉपी में सम को सॉल्व कर करके देखना। अगर आप नहीं करके देखोगे तो आपके आंसर नहीं लिख लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इन सब जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो आपका ऐसे आंसर नहीं निकलेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओरली पढ़ के कर लोगे और सोचोगे कि एग्ज़ाम में हो जाएगा। आपको जो टाइम फ्रेम 3 आवर्स का मिलेगा, उसी टाइम में आपको करके देखना है 3-4 सैम्पल पेपर्स और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन स्पेशली, तभी आपके मार्क्स आ पाएंगे, आप कैलकुलेट कर पाओगे वहाँ पे, राइट। तो अब हमने इसमें क्या करना है? अब इस फॉर्मूले को देखते जाओ। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? dx dy। dx dy, यहाँ पर dx dy कितना है? 205। हमने यहाँ पुट कर दिया। अब तो भाई फॉर्मूले में पुट ही करना है, जिसको फॉर्मूला याद होगा पुट कर लेगा, और जिसको नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। अब हमें क्या करना है? सम ऑफ dx। सम ऑफ dx इज इक्वल टू 213। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया इनटू 0। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? dy का स्क्वायर। अब dy का स्क्वायर कितना है? यहाँ पे dy का सम दिया हुआ है हमें 0, हमने पुट कर लिया। फिर हमने नंबर ऑफ सीरीज कितनी है? 5। फिर हमने क्या करना था? डिवाइड करना था। फिर हमने यहाँ जो इस फ्रैक्शन से नीचे सीरीज है उसका हमने क्या करना है? उसका हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की वैल्यूज पुट करनी है। तो dy स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? dy स्क्वायर की वैल्यू है हमारी इसमें, dx स्क्वायर की वैल्यू है 213, हमने यहाँ पुट कर दी। माइनस हमने क्या चाहिए? dx अपॉन n। तो dx इज इक्वल टू 13 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। फिर हम कर देंगे dy स्क्वायर की वैल्यू पुट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया -0 अपॉन 5 का स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है? जिसको इसके बाद जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वही कर पाएगा सॉल्व, ओके।
उसके बाद जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी इसके बाद तो वही कर पाएगा, और जिसको फॉर्मूला याद है तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। हमें पता है कि 13 इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो ज़ीरो हो गया सब कुछ। ओके, तो ये सब कुछ ज़ीरो हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है रूट को। इसको रूट को भूल ना जाना, ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि रूट को याद नहीं रखते, बट यहाँ पे रूट है तो आपको रूट निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, 213 माइनस क्या करेंगे हम, 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169/5। इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 33.80। ठीक है, फिर उसके बाद ज़ीरो का स्क्वायर तो पूरा ज़ीरो हो गया। फिर हमने निकालना है इसको, फिर हम माइनस कर देंगे 213 में से क्या, 33.80। हम यहाँ पे निकालेंगे, 2 ज़ीरो ऊपर कर लेंगे, इसको आप माइनस तो कर लोगे। तो आपका यहाँ पे अंडर रूट, इसका हमें अंडर रूट फाइंड करना है, और 250 का भी अंडर रूट फाइंड करना है। तो अगर आप फाइंड करोगे इसका अंडर रूट, आपको आता ही होगा फाइंड करना, बट मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपको कैसे फाइंड करना है इसका अंडर रूट। सबसे पहले आप इसकी पेयरिंग शुरू करोगे पीछे से। हमें पता है कि 1 1 ज़ा 1 होता है, तो हम ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हमेशा नीचे से आएंगे पेयर पुट, 79 इकट्ठे पुट होते हैं, और यहाँ पे जो डिजिट होता है हम क्या करते हैं इसका डबल, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.34, और 250 का रूट भी आपका ऐसे सॉल्व करके आ जाएगा, राइट। तो अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.97। तो ये आ गया आपका शॉर्टकट मेथड से कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या था, dx/dy, राइट। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। और कार्ल पियर्सन को हम कोफिशिएंट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं आर से। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, और इस फॉर्मूले को तो याद कर ही लो। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। हमने अब तक डिस्कस किया कार्ल पियर्सन के इंडिविजुअल मेथड्स के अंदर और शॉर्टकट मेथड के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे उसका स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, हर एक उसके 3 मेथड होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और स्टेप डेविएशन। हमने इंडिविजुअल और वो तो डिस्कस कर लिया। शॉर्टकट मेथड अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑफ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का स्टेप 1 क्या था, शॉर्टकट मेथड का स्टेप 1 था कि हमें पूरी सीरीज़ का मीन निकालना है, राइट। मीन कैसे निकलेगा, किसी भी आइटम को हमने एज्यूम्ड मीन लेट करना है, उसकी हेल्प से हमें डेविएशंस निकालनी है, राइट। तो यही था इसका स्टेप 2। तो स्टेप डेविएशन में भी हमें यही करना है कि हमें सबसे पहले इसका डेविएशंस फाइंड करनी है। फिर जो डेविएशंस आएंगी, देखो हमारी अगर एक्स सीरीज़ दी हुई है और हमें कुछ वाई सीरीज़ दी हुई है, हमने किसी भी आइटम को एज्यूम्ड मीन लेट कर लिया, तो हम उससे डेविएशंस फाइंड करेंगे, राइट। तो हमारी डेविएशंस आ जाएंगी dx एंड dy की सीरीज़। तो हमारे जो डेविएशंस आएंगे उसको हम क्या डिवाइड कर देंगे, किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे गैप 5 का है ना, 5 10 15 20, तो आप उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, आपकी जो कैलकुलेशन है वो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अगर यहाँ पे आंसर दिया हुआ है -10 -20, अगर उसको आप डिवाइड कर दो किसी कॉमन फैक्टर से, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, फिर 5 तो अभी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। और जो कॉमन वैल्यू से डिवाइड करके आएगा उसको हम कहते हैं dx', राइट। तो उसको आपने किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। वैसे ही आप y के केस में करोगे कि y से किसी भी आइटम को एज्यूम्ड मीन लेट कर लोगे, और एज्यूम्ड मीन लेट करने के बाद आप dy फाइंड करोगे। फिर dy फाइंड करने के बाद आप उसको किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप इज ये वाला स्टेप भी हो गया और हमारा ये वाला स्टेप भी कवर हो गया। dx सम ऑफ एन डी वाई इज फाउंड बाय एडिंग द डेविएशंस। ये जो dx और dy है हम उसका सम फाइंड कर लेंगे, राइट। डेविएशंस ऑफ लास्ट टू सीरीज आर मल्टीप्लाइड dx इंटू डी वाई इन द मल्टीप्लीकेशन और एडिड टू ऑब्टेन dx dy। और जो dx और dy आया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। हमने क्या करना है फॉर्मूले में, dx और dy का मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने dx का स्क्वायर करना है, जैसे हमारा dx आ जाएगा, हमने dy निकाल लिया, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया dx dy से।
फिर हम क्या करेंगे, डी एक्स को का स्क्वायर कर देंगे, फिर डी वाई का स्क्वायर कर देंगे, राइट। फिर हम उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले से हम कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ डी एक्स डी वाई, राइट, माइनस सम ऑफ डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश अपॉन एन, मल्टीप्लाई में इसका हम सबसे पहले करेंगे इसका होल फ्रैक्शन, फिर हम रूट लेंगे दोनों जगह, रूट इंटू रूट, सम ऑफ डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, डी वाई डैश स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने यही किया जो शॉर्टकट मेथड में हमारा था ना, शॉर्टकट पे हमने जो इतना बड़ा फॉर्मूला किया था वो बिल्कुल सेम इसकी तरह ही था, बट यहाँ पे डैश आ गया। अब डैश का मतलब क्या है, जो हमारी डेविएशंस आएंगी हम उसको डिवाइड कर देंगे किसी एक कॉमन फैक्टर से, राइट। और बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लेना है, यहाँ पे रूट लगेगा और यहाँ पे बस डैश डैश आ जाएगा और यहाँ पे हर जगह डैश आ जाएगा जहाँ पे हमने डी एक्स डाला था। तो बिल्कुल सेम है, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं है, बट हम यही करते हैं कि जो डेविएशंस आई हैं उसको हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो एक इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, इलस्ट्रेशन की हेल्प से। तो हमें एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हमें क्या निकालना है, इसमें हमें कोफिशिएंट निकालना है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच, राइट। तो हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है। इसमें हमें इसमें प्राइस दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 एंड 25 एंड डिमांड दी हुई है 40। अगर प्राइस 5 है तो डिमांड इज़ 40, अगर प्राइस 10 है तो डिमांड है 35, अगर प्राइस 15 है तो डिमांड है 30, अगर प्राइस 20 है तो डिमांड है 25 और अगर प्राइस 25 है तो डिमांड इज़ 20। ओके। तो अगर आप इसको भूल जाओ, अगर आपको कहा हो कि अगर आपको सिंपल स्कैटर डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन में, हमें बोलना ही नहीं, हमें पता ही नहीं कोफिशिएंट क्या होता है, हमें सिंपल सिर्फ क्या निकालना है, इसका स्कैटर डायग्राम। तो कैसे निकालोगे, तो स्कैटर डायग्राम कैसे निकलेगा भाई, स्कैटर डायग्राम हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से। तो देखो यहाँ पे रिलेशन कैसा है, प्राइस और डिमांड के बीच। जब प्राइस बढ़ रही है 5 से 10 हो रही है तो हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है सेम लेवल से, यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है। अब यहाँ पे 10 से 15 हो रही है डिमांड, यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ -5 हो रहा है। अब आगे भी यही होगा कि यहाँ पे प्लस होएगा 5 एंड यहाँ पे माइनस होगा 5, यहाँ प्लस एंड वहाँ पे माइनस। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा पूरा का पूरा एक नेगेटिव बन रहा है और पूरा ये जो इसमें गैप है वो भी बिल्कुल बराबर का है। तो ये बनेगा परफेक्ट नेगेटिव कर्व, ये आ जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कर्व, ये ऐसा बन जाएगा। तो बट हमें इसमें स्कैटर डायग्राम तो पूछा ही नहीं, और यहाँ पे हम लगा देंगे इसके आसपास डॉट्स। हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन से, हमें शॉर्टकट में स्टेप डिवीजन मेथड से हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। ओके, तो हम वो फाइंड करेंगे। हमने इस सीरीज़ को एक्स लेट कर लिया ऊपर वाली को, और इसको हमने वाई लेट कर लिया। हमने लास्ट मेथड में क्या किया था, सबसे पहले किसी आइटम को एज्यूम्ड मीन लेट कर लिया था। एज्यूम्ड मीन इस केस में हमारा 15। तो हमने सबसे पहले निकालनी है डेविएशंस। डेविएशंस कैसे निकालेंगे, 5 में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -10, 10 माइनस 15 हो जाएगा -5, 15 माइनस 15 इज़ 0, 20 माइनस 15 हो जाएगा 5, 25 माइनस 15 इज़ 10। बट हमें कोफिशिएंट वाले में हमने क्या किया था, शॉर्टकट मेथड में कोई हमने किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं किया था, बट हमें इसमें क्या करना है, किसी स्टेप डिवीजन की यही खासियत है, हमें किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो अगर हमने किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो वो हम किससे करेंगे, देखो इसमें कितना गैप चल रहा है हमारा सीरीज़ में, 5 का गैप चल रहा है, 5, 10, 15, 20, तो ये 5 का गैप है, इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, हर एक सीरीज़ को 5 से डिवाइड हो गया तो कितना आंसर आ जाएगा, -2, -1, यहाँ पे 0, 5/5 1, 10/5 इज़ 2। फिर हमने जो डेविएशंस निकाली है उसका हमें करना है स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में हमें स्क्वायर करने के लिए ही कहा है। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। और हमें इस जैसे ही हमने y निकाला है। ओके, तो y में सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी आइटम को एज्यूम्ड मीन लेट करना है। एज्यूम्ड मीन इस केस में क्या है हमारा 30,
इसमें हम डेविएशंस निकालते जाएंगे। 40 में -30, 35 -30, 30 -30 0, 25 -30 इज़ -5 और 20 -30 इज़ -10। फिर हमने इसको किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। कॉमन फैक्टर क्या है हमारा इस केस में? 5। इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2, 1, 0, 5/5 हो जाएगा -1 और 10/5 इज़ 5। फिर हमने इस डेविएशंस को क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1 एंड 2 - 2 का 4, क्योंकि स्क्वायर में तो हर चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। फिर हमने क्या करना है? dx डैश और dy डैश को भी मल्टीप्लाई करना है। जो dx डैश आया था हमारा और जो ये dy डैश आया था, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा? ये जो हमारा dx डैश आया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारा आ जाएगा -4, -1 0, -1 एंड -4। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें आपने निकाल ली। इसके बाद हमें क्या करना है? इन सब चीज़ों का टोटल हम कर लेंगे। टोटल तो आप कर ही सकते हो। टोटल कैसे निकलेगा भाई हमारा? देखो, सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। ये -4 और -4 कितने होते हैं? -8 और -1 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -10। ओके, तो इसका टोटल क्लियर हो गया। अब इसका टोटल हम करते हैं। इसका टोटल आ जाएगा 4 + 4 8, 8 और ये 1 1 10। ओके, और dy का तो कट जाएगा, -1 और 2 कट जाएगा और -1 एंड 1 0, और dy का स्क्वायर आ जाएगा हमारा क्या? ये इससे कैंसिल और ये आ जाएगा 20, राइट। और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा y का टोटल 40 + 35 75, 75 + 100, इसका टोटल आ जाएगा हमारा 150। इसका आ जाएगा हमारा, जैसे हम इसका निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। ओके, और इसका हम dx डैश का निकालेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 0, और dx का टोटल आ जाएगा हमारा क्या? -5 से 5 कट गया, 0 आ जाएगा टोटल भी। और अगर हम x का निकालेंगे टोटल तो हमारा आ जाएगा 45 + ये 60, 60 एंड 75। ओके, तो हमने क्या करना है? इस फॉर्मूले के अंदर इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देना है। हमारा फॉर्मूला क्या है? dx डैश dy डैश माइनस dx डैश का सम इंटू dy डैश का सम अपॉन n। फिर हमने क्या करना है? इसका डिवाइड कर देना है होल से, दोनों जगह रूट डालना है। फिर यहाँ पे डैश होना चाहिए, dx डैश का स्क्वायर माइनस dx अपॉन n का होल स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई कर देना है किससे? रूट से। रूट क्या आ जाएगा? dy स्क्वायर माइनस dy अपॉन n का होल स्क्वायर, राइट। फिर हमने कर देना है उसका होल रूट। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन में हमारी वैल्यू क्या दी हुई है, आपको बस वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें पुट कर देना है। अब dx dy की वैल्यू क्या दी हुई है इस क्वेश्चन में? -10। ओके, और हमें फिर क्या चाहिए? dx डैश दिया हुआ है हमें 0, 0 हमने पुट कर दिया, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 5। फिर हमने डिवाइड कर दिया, होल रूट डाल दिया, dx डैश का स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर आ जाएगा 10 -0 अपॉन 5 इंटू dx डैश का दिया हुआ है हमें 0, 0 अपॉन 10 -0 अपॉन 5, इसका हमें करना है अंडर रूट। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो -10 आ जाएगा, 0 अपॉन 5 तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? √10 इंटू √10 -10 अपॉन √10 इंटू √10। अगर रूट मिलके क्या हो जाते हैं? सिंगल वो बना लेते हैं डिजिट, कैंसिल होके रूट कैंसिल होके सिंगल डिजिट बना लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। तो √10 इंटू √10 10 ही होता है। ओके, तो ये आ गया आपका कार्ल पियर्सन से आपका ख़त्म हुआ। हमने क्या क्या निकाल लिया? शॉर्टकट मेथड से हमने फाइंड कर लिया कार्ल पियर्सन मेथड, हमने स्टेप डेविएशन से फाइंड कर लिया, और हमने इंडिविजुअल सीरीज से भी फाइंड कर लिया कार्ल पियर्सन मेथड। ओके, तो ये बहुत सिंपल था, बस आपको फॉर्मूला याद करना। अगर फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आप याद कर ही नहीं पाओगे। और कोई भी फॉर्मूला इसको याद कर लोगे तो आपका 6 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आता ही आता है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन, ये वाला तो आपको बहुत अच्छे से वाला करना है। ओके, तो हम नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं आज।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो हमने कोरिलेशन पढ़ा है उसकी वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है first and has no unit, it is a pure number, it means unit of measurement or not parts of r. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका है कि जो हमने कोरिलेशन फाइंड करना है वो एक प्योर नंबर है, राइट. कोई डेसिमल्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये एक प्योर नंबर है. ओके, हमने इसका निकाला है, इसका एक यूनिट है मेजरमेंट की और ये एक प्योर नंबर है. सेकेंड है कि अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप एंड इफ आर इज पॉजिटिव द टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. अगर कोरिलेशन हमारा नेगेटिव आया है तो इसका मतलब जो हमारे दो सीरीज हमें दी हुई है एक्स और वाई उसमें नेगेटिव रिलेशन है. और अगर हमें पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब हमारी एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, राइट. तो इसमें हम कैसे, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर ये भी 10 से बढ़ेगा तो ये भी 10 से इंक्रीज होगा, और यहाँ पे इस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव. और थर्ड प्रॉपर्टी है इफ़ आर इज इक्वल टू 0 वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड. इफ देर इज नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन देम हाउएवर अदर टाइप्स ऑफ रिलेशन मे बी देयर. अगर आर की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब उसमें कोई लीनियर कोरिलेशन तो नहीं है. लीनियर कोरिलेशन का मतलब उनका डायग्राम ऐसा तो नहीं बनेगा अगर आर की वैल्यू 0 आ गई तो. अगर आर 1 आता है ना तभी ऐसा बनता है. तो आर की वैल्यू 0 आ गई का मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है और वो ऐसे स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकते, राइट. और फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ आर इज इक्वल टू 100 is equal to -1, the correlation is perfect or proportionate. High value of r indicates strong relationship, that is +1 और -1. ओके, जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो रेंज करती है +1 एंड -1 के बीच. अगर इसकी वैल्यू +1 आएगी तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इन दोनों के बीच, और -1 का मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिलेशन है जो हमारी दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके बीच. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1. इसमें भी यही है कि जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो लाई करती है -1 एंड +1 के बीच. इफ़ मोर देन -1 बट लेस देन +1, अगर -1 से ज़्यादा है बट +1 से कम है तो इस द वैल्यू ऑफ अ रेंज लिव्स आउटसाइड द रेंज, इट इंडिकेट्स एरर इन दिस कैलकुलेशन. अगर इससे ज़्यादा हो गई वैल्यू, हमने क्या करना है, वैल्यू हमारी -1 से +1 पे ही रेंज करेगी. अगर -1 से थोड़ी सी भी छोटी है या +1 से बड़ी है तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें एरर आ जाएगा और हमारी वैल्यू सही से फाइंड नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में ही हमारी वैल्यू होनी चाहिए. ओके, तो ये था हमारा मेथड. तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, कोरिलेशन फाइंड करने के क्या क्या मेथड हमने डिस्कस कर लिया है. कोरिलेशन हमने फाइंड कर लिया है स्कैटर डायग्राम्स के. इजी लग रहा होगा चैप्टर, तो बहुत सिंपल है ये. डिस्पर्जन तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी था बट ये बहुत सिंपल है, राइट. तो 6 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, 6 में क्वेश्चन तो आना ही आना है इसमें से, 100% है वो तो. अब स्कैटर डायग्राम हमने कर लिया था, इसमें हमने क्या कर लिया था, कार्ल पियर्सन मेथड से हमने फाइंड कर लिया था. कार्ल पियर्सन में हमने क्या डिस्कस किया था, इंडिविजुअल सीरीज़ में डिस्क्रीट शॉर्टकट सीरीज हमने डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था उसका स्टेप डेविएशन से भी मेथड. फॉर्मूला तो एक ही था, वो हर जगह सेम ही लग रहा था फॉर्मूला, और स्कैटर डायग्राम तो बहुत सिंपल था. अब इसका थर्ड मेथड आता है कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का. इसका नाम है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. ओके, इसका थर्ड मेथड है कोरिलेशन को फाइंड करने का. तो इसका डेफिनेशन, इसका पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं. इन 1904 Charles Edwards from and developed the formula to calculate coefficient of correlation of qualitative variables. जो 1904 में चार्ल्स एडवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये आपका 1 मार्क में आ सकता है कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट किसने कैलकुलेट किया था, सबसे पहले किसने मेजर किया था ये फॉर्मूला. तो इसका मेथड है कि सबसे पहले इसने किया था चार्ल्स एडवर्ड्स ने. इस फॉर्मूले को हम क्या वो किया था, फाइंड किया था, राइट. फाइंड हम बोलेंगे इसको. तो इसका नाम है चार्ल्स एडवर्ड्स. इसने फॉर्मूला डेवलप किया था स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का. हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का, जो क्वालिटी के वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटी, एबिलिटी, विजडम, उसका हम पता नहीं चलता था हम उसका कोफिशिएंट कैसे निकालें. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिक थी क्वांटिटिव वैल्यूज़ को मेजर करने की. तो चार्ल्स एडवर्ड्स ने एक फॉर्मूला लाया जिससे हम जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है उसको भी मेजर कर सकते हैं. तो इसका नाम था स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. ओके, इट इज़ प्रॉपरली नोन एज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फार्मूला. इसका मेन नाम यही है कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फार्मूला. देयर आर सम वेरिएबल्स हु इज क्वालिटेटिव मेजर और नॉट पॉसिबल, दैट वेरिएबल्स आर नोन एज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स.
कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कोई क्वांटिटी नहीं है, वो कोई डाटा के अंदर मेजर नहीं होते, राइट। वो कुछ वेरिएबल्स हैं, उसका नाम है ब्यूटी, ब्रेवरी, विजडम, एबिलिटी, इसको हम कोई उसमें मेजर नहीं कर सकते कोई डाटा में, तो ये तो क्वालिटी के वेरिएबल्स हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए स्पीयरमैन ने एक मेथड लॉन्च किया, इसका नाम था स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फार्मूला। ओके, द ट्रिब्यूट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और क्वालिटेटिव टर्म्स, द रिलेटिव्स मेड इट बी टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर और प्रेफरेंस और रैंकिंग। हमने इसको डिटरमाइन किया था प्रेफरेंस पे। फॉर एग्जाम्पल एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें आप ऐसे डिटरमाइन नहीं करोगे कि इसका डाटा इतना है, इस कंटेस्टेंट का उतना, इस दूसरे का इतना है। आप क्या करोगे, उसको रैंक दोगे कि सबसे अच्छा इसने परफॉर्म किया, दूसरे ने इतना, तीसरे ने इतना, क्योंकि ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है, इसमें कोई क्वांटिटी तो है नहीं। तो इसमें भी हम यही करते हैं कि जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम रैंक करते हैं, राइट। द रिलेटिव्स कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अगर हमें पता है कि इसको हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है तो उसको हम 1 रैंक कर देंगे, हमें पता है कि इसको कम प्रेफरेंस देनी है तो इसको हम 2nd रैंक कर देंगे। ओके, फॉर इंस्टेंस इन अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन द जजेस मे रैंक द पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सिमिलरली द सिलेक्शन कमिटी में प्रिपेयर a list of successful candidates in order to of preference. We experience many such examples in such day to day life. अगर किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में आप जाते हो, आप देखते हो कि जो वहाँ पे जजेस हैं वो रैंक करते हैं जो उनके फेवरेट बंदे हैं उनको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, 1 को इतना, 2 को इतना, 3 को इतना, राइट। कि उनको पता है कि 1 टॉम आएगा, 2nd आएगा कौन, मनीष 2nd आएगा, और 3rd आएगा कौन, समर्थ। तो ये आ जाएगा आपका, आपको पता है कि उसकी प्रेफरेंस है कि उसको टॉम को 1st नंबर पे लाना है, जो जजेस हैं। तो उन्होंने भी एक प्रेफरेंस करी हुई है लॉन्च, जिससे उनको पता है कि उसको 1st नंबर पे उसको लाना है। सिमिलरली ये प्रेफरेंस के बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि क्वालिटी तो कोई है नहीं, क्वांटिटी तो है नहीं हमारे पास कोई डाटा का सेट, तो हम इसको रैंक के बेसिस पे मेजर करते हैं इस मेथड को। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है सिचुएशन दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन से कोफिशिएंट फाइंड करना है तो हम उसको इससे डिनोट करते हैं, आर के से, आर के ऊपर छोटा सा के, 1 - 6 d² अपॉन n³ - n। ओके, ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही सारा आपका हो जाएगा ये वाला सॉल्व। 1 - 6 सम ऑफ d² डिवाइडेड बाय n³ - n। इसका मतलब कोफिशिएंट रैंक कोरिलेशन का, डी का मतलब रैंक डिफरेंसेस। अगर यहाँ पे आपको R1 दिया हुआ है और यहाँ पे R2 दिया हुआ है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका डी, राइट। और एन का मतलब हमारे पास कितने नंबर हैं पेयर्स के। डिफरेंट सिचुएशंस, स्टडी द कैलकुलेशन ऑफ रियान कोरिलेशन इन दिस डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन रैंक्स आर गिवन, फ्रेंड्स आर नॉट गिवन, द वैल्यूज ऑफ सीरीज आर द सेम। ओके, तो हमने इस को हमने स्टडी करना है रैंक कोरिलेशन मेथड को। हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन 2 जजेस अकॉर्डेड फॉलोइंग रैंक्स टू द 10 पार्टिसिपेंट्स। हमने क्या किया है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में 2 जजेस ने ये वाली रैंक अलॉट करी है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को, राइट। एक जज ने ये वाली रैंक अलॉट करी है और दूसरे जज ने ये वाली रैंक अलॉट करी है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने लेट कर लिया R1, जो ये वाली सीरीज़ है इसको हमने लेट कर लिया R1 और इसको हमने लेट कर लिया R2। ओके, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 2, ये वाली आ जाएगी यहाँ पे, राइट। और ये हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 - 6 सम ऑफ d² अपॉन n³ - n। तो d कैसे निकलेगा, मैंने बताया था कि d का फॉर्मूला होता है R1 - R2। तो ये R1 है और ये R2 है, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा R1 में से R2 का माइनस। तो 1 - 10 हो जाएगा -9, 2 - 6 हो जाएगा -4, 3 - 5 इज़ -2, 4 - 4 0, 5 - 7 -2, 6 - 9 हो जाएगा -3, राइट। तो आप ऐसे कैलकुलेट करते जाओगे, 10 7 - 8 हो जाएगा -1, 8 - 6 2, 6 6, 9 - 1 इज़ 8 एंड 10 - 3 7। ओके, हमें क्या करना है, बट इसमें डी ने निकालना, हमें इसका करना है स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कैसे आएगा,
-9 का स्क्वायर 81, 4 का 16, -2 का 4, 0 0, -2 4, -3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, 6 का 36, 8 का 64 एंड 7 का 49। हमें इसका समीशन करना है, तो इसका हम सम कर देंगे। इसका सम आ जाएगा 264। और हमें इसमें n का भी सम करना है। इसमें n क्या है? n का मतलब नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। वहाँ पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? सम ऑफ डी स्क्वायर। डी कितना दिया हुआ है? 264। और हमारे पास n है n 10, तो हम यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1584। और 10 क्यूब होता है 1000। 1000 में से हम माइनस कर देंगे 10 को। 10 को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 990। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6। तो 1 में से हम 1.6 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.6। बहुत सिंपल था ये, बस फॉर्मूला आपको याद करना है, फिर तो हो ही जाएगा। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो हमारा आंसर आया -0.6, हमें उससे क्या पता चलता है? देर इज नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टू द ट्यून ऑफ 0.6 इज फेयरली हाई। हाई नेगेटिव कोरिलेशन सजेस्ट दैट टू सेट्स ऑफ जजमेंटल फेयरली अपोजिट ईच अदर। जो -0.6 है, सबसे पहले तो ये नेगेटिव है। सबसे पहले ये जो आंसर है ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब जो इसमें रिलेशनशिप है ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। और बिल्कुल वन भी नहीं है कि परफेक्ट है, तो थोड़ा बहुत अपोजिट है। सबसे पहले जो डायग्राम बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, परफेक्ट डाउनवर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि -1 नहीं है। जो परफेक्ट नेगेटिव का हाईएस्ट आंसर तो -1 आता है, बट इसमें आंसर है -0.6, तो डाउनवर्ड तो बनेगा। जो दो वेरिएबल्स है उसमें जो वो होगा जो इसमें रिलेशनशिप होगी वो नेगेटिव तो है, बट इतनी भी नेगेटिव नहीं है कि -1 जितनी नेगेटिव हो, थोड़ी बहुत नेगेटिव है। तो अपोजिट में तो मूव कर रहे हैं, बट इतने भी अपोजिट में मूव नहीं कर रहे, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें हमें रैंक्स गिवन थी। हमारे पास रैंक्स गिवन थी सारी की सारी, ये 1 2 3 4 सारी हमारी रैंक्स थी। बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमें रैंक्स नहीं दी होती, उसमें हमें रैंक्स फाइंड करनी होती है। तो ये भी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का मेथड है, right? Sometimes only data is given and not the ranks. In such situation, ranks are to be recorded by the student himself, while according the rank is uniform procedure should be adopted for both the series. For example, if the higher rank is accorded to the lowest value in one series, the same must be done for the second series as well. कुछ सीरीज़ क्या होती है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंशन होता है, एक्स और वाई, ये डाटा मेंशन है, बट इसमें हमें रैंक्स नहीं दी हुई। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि हमें फाइंड तो रैंक करनी है, हम कैसे डी को फाइंड करेंगे? डी का सबसे पहला फाइंड करने का तरीका तो रैंक ही है। हम क्या करते हैं? R1 माइनस R2 कर देते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं, राइट। बट इसमें अगर रैंक्स ही नहीं दी हुई तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें अलॉट करनी पड़ेगी उनको रैंक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डाटा दिया हुआ है 10 20 एंड 30, और यहाँ पे दिया हुआ है 40 50 एंड 60, तो आप क्या करोगे? किसी सबसे बड़ी वैल्यू को आप 1 रैंक अलॉट कर सकते हो, सबसे छोटी को भी कर सकते हो, बट जिसको भी आप करोगे आपको एक्स में भी वही प्रोसीजर अप्लाई करना है और वाई में भी वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। अगर आपको यहाँ पे 1 रैंक करी और इसमें 2 करी, इसको 3 कर दी रैंक अलॉट, ओके, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? वाई में से 1 2 एंड 3, तो इसको आप क्या करोगे? फिर R1 माइनस R2 से डी निकाल लोगे, फिर उसका स्क्वायर कर दोगे, फिर वैल्यू में पुट कर दोगे। ओके, एग्जाम्पल से हम इसको पहले स्टडी कर, राइट। तुम्हारा इलस्ट्रेशन दी हुई है हमें। इन अ पोइट एडिशन कॉम्पिटिशन 10 पार्टिसिपेंट्स वर रिकॉर्डेड फॉलोइंग मार्क्स बाय 2 डिफरेंट जजेस। एक पोइट कॉम्पिटिशन में जो 2 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये मार्क्स अलॉट हुए थे, बट हमें रैंक नहीं दी हुई है। हमें सब हमारा मेन काम क्या है? रैंक फाइंड करना। रैंक की हेल्प से ही हम D1 और D2 फाइंड करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो हमें इसकी हेल्प से हमें कोफिशिएंट निकालना है। तो ये हमें डाटा दिया हुआ है। डाटा इज़ 15 17 13 10 12 16 18 10 9 एंड 14, और वाई आ जाएगा 15 12 6 7 9 5 3 10 2 एंड 4। तो हमने डाटा लिख दिया। हमने किसी को भी R1 लेट करना है और किसी को भी R2 लेट करना है। हमने रैंक देनी है इनमें से। हम सबसे बड़ी को भी R1 लेट कर सकते हैं, सबसे छोटी को भी कर सकते हैं,
राइट। बट जिस हमें ख्याल रखना है कि जिसको भी हमने करी है वो वाई में भी हम वही सेम मेथड अपनाएंगे। ओके, सॉल्यूशन। देयर आर 10 आइटम्स इन दिस सीरीज। इन दिस क्वेश्चन we make a code. The highest rank is 10 to the highest value in the series is 18 in series X, in 15 series in Y. Accordingly, the following ranks to the lowest value in the series, that is 9 in series X into it seriously. हमने क्या करना है इसमें, ये जो हमारे पास मेथड दिया हुआ है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे रैंक्स। हमें हमारा मेन काम है, हमें इन सीरीज में से रैंक्स अलॉट करनी है। राइट, हमने क्या की, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको इस सीरीज में से, सबसे छोटा है इनमें से 9, तो 9 को हमने अलॉट कर दी 1 रैंक। इससे बड़ा कौन सा है 10, 10 आ गया 2, तो ये न्यूमेरिकल वाइज काउंटिंग चलती रहेगी। उसके बड़ा है 11, 11 को हमने अलॉट कर दी 3rd रैंक। उसके बाद 12 को 4, उसके बाद 13, 14 को ये, फिर 6, 15 को हमने कर दी 7th, 16 को हमने कर दी 8 और राइट। और उसके बाद क्या आता है हमारा 17 को कर दी 9 और 18 है 10, तो हमने रैंक्स अलॉट कर दी। उसके बाद हमारे पास ये वाई दिया हुआ है। वाई में सबसे छोटा हमने यहाँ पे क्या किया था, असेंडिंग ऑर्डर से किया था ये वाली काउंटिंग। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, तो यहाँ पे भी हम यही प्रोसीजर अप्लाएंगे। तो प्रोसीजर कैसे आएगा यहाँ पे, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा इसमें है 2, 2 को हमने अलॉट कर दी 1st रैंक। उसके बाद 3, 3 को 2, फिर उसके बाद 4, 4 को हमने 3rd रैंक अलॉट कर दी। फिर उसके बाद कौन सा है 6, उसके बाद है 5, 5 को हमने 4th, 6 को कर दी 5th रैंक अलॉट, 7 को कर दी हमने 6, 8 को 8 तो हमें दिया नहीं हुआ, 9th को कर दी 7th रैंक अलॉट, 10th को कर दी हमने 8th रैंक अलॉट, 12 को 9th, राइट। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ 15th। हमारा मेन काम क्या है, हमें फॉर्मूले में ये हमारा फॉर्मूला है 6 माइनस डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। डी कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 हम निकाल लेंगे, इसको हम माइनस करते जाएंगे तो हमारा डी आ जाएगा, और इसका हमें करना है स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसका हम कर देंगे टोटल और वैल्यू में पुट कर देंगे। हमारा स्क्वायर करके आएगा इसको 86, तो 1 माइनस 6 इंटू 86, और हमारे पास n दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, 10 क्यूब माइनस 100, तो हमारा इसको 156 आ जाएगा। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। हम आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि बोर्ड मार्क्स का रूल क्या लगता है। हम सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन मतलब डिवीजन को, उसके बाद ही हम माइनस करेंगे, राइट। तो डिवीजन हमने कर लिया सॉल्व, इसको सॉल्व करके हमारा फिर 1 में से जब 0.52 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.48। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। अब कुछ केसेस में हमारा क्या होता है कि एक नंबर को 2 बार रैंक मिल जाती है। अगर ये 1 2 3 4 5 है, आपने रैंक देना शुरू करी, इसको 1st रैंक मिल गई, इसको 2nd, इसको 3rd, और यहाँ पे 5 2 बार है, तो इसको कैसे आप करोगे, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, तो रैंक से 2 बार मिक्स होगी। तो हमें क्या करना है इस केस में, इसका एक अलग फॉर्मूला है। अगर 2 बार कंबाइन हो गया, हम क्या करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं। ओके, तो समटाइम्स 2 or more items in the series have equal ranks. In such a situation, average of 2 series 37.5 of line 7 and it is accorded to each value. हमने क्या करना है, अगर हमें 2 सीरीज का अगर हमें वो दिया हुआ है कि सेम रैंक अलॉट हुई है, तो हमें उसका एवरेज ले लेना है। फिर इस मेथड के इस फॉर्मूले के अंदर हमें उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है और फिर तो आ ही जाएगा। बट इट इज़ लाइकली टू कमिट मिस्टेक इन दिस प्रोसीजर। इन ऑर्डर टू अवॉइड द पॉसिबल एरर द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज। हमें इस फॉर्मूला को याद करना है अगर हमें रैंक सेम दी हुई है उसको कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला इज 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 स्क्वायर प्लस m2 माइनस 1 अपॉन n क्यूब माइनस n। बहुत टिपिकल लग रहा होगा आपको फॉर्मूला, बट बहुत ईजी है। अच्छे से मैं आपको याद करवा देती हूँ। आपको सबसे पहले लिखना है 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कैसे आता है, R1 में से R2 को माइनस करके उसका स्क्वायर 1/12। अब M क्या होता है, M का मतलब एक सीरीज़ में एक आइटम कितनी बार रिपीट हुआ। अगर इस सीरीज़ में एक आइटम 5 बार रिपीट हुआ तो 5 2 बार रिपीट हुआ ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 क्यूब माइनस 2 कर देंगे। और अगर इस सीरीज़ में जो 4 है वो 3 बार रिपीट हुआ तो वो आ जाएगा 3 बार, 3 क्यूब माइनस 3, और डिवाइड कर देंगे हम उसको किससे, n क्यूब। कितने नंबर ऑफ आइटम्स है 5,
6 आइटम्स हैं, 6 क्यूब माइनस 6। ओके, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज इंडिकेटेड बाय 8 आंसर बुक्स ऑफ 2 एग्जामिनर्स। हमें निकालने हैं मार्क्स, हमें 2 मार्क्स दिए हुए हैं, हमें इसकी कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास कोई रैंक्स तो दी नहीं हुई। जब हम रैंक निकालने जाएंगे तो हम पता चलेगा कि जो एक आइटम है उसको 2 बार रैंक्स मिली हुई है, राइट। तो हम उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देयर आर 8 आंसर बुक्स ईच ऑन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इंडिकेटिंग डिफरेंट मार्क्स। रैंक 1 is accorded to the highest score in statistics to series book syndicate 10 marks each. Hence, the first book has been given wrong, and the second 7 does indicate average is equal to 10 plus divided by 8 plus 2 is equal to 7.5 has been accorded to both. Likewise, in economics, to answer books 12 marks to each, average 96 plus 5 divided by 2 is equal to 5.5 has been accorded to each. तो अब इसको जब कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको लिख लिया एज इट इज, हमने इसको एज इट इज यहाँ लिख लिया और ये हो गया, इसको एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने रैंक्स देना शुरू करी ही थी तब हमें पता चला कि एक डिजिट को 2 बार रैंक्स मिल रही है, तो हमने उस फॉर्मूले का यूज़ किया जो हमें लास्ट स्लाइड में बताया गया था। 28 सबसे ज़्यादा बार है तो इसका आंसर आ जाएगा 1, इसको फर्स्ट रैंक मिल जाएगी, फिर आ जाएगा 2, फिर इसको 3, राइट। फिर उससे छोटा कौन सा है 16, इसको रैंक मिल जाएगी 5, इसको 6, फिर इसको मिल जाएगी 7 रैंक। अब जो ये वाला नंबर है 10 2 बार है तो हम क्या करेंगे, हमारा 1 2 3 4 5 6 तक तो हो गया था, 1 2 3 4 5 6, क्या बच गया था 7 एंड 8। 7 एंड 8 को हम क्या करेंगे, डिवाइड ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई 2, 15 बाई 2 क्या आ जाएगा 7.5, तो 7.5 इसको हम अलॉट कर देंगे और 7 एंड 8 चला जाएगा, फिर इसको हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, हम फिर सीरीज़ देना शुरू करेंगे किससे 9 से। ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से नंबर, सबसे बड़ा है इसमें से 18 नंबर, इसको हम फर्स्ट रैंक अलॉट करेंगे, 16 को 2, 15 को 3, 14 4, तो हम 12 को क्या करेंगे, जो 12 2 बार आ रहा है 5 और 6 को हम ऐड कर देंगे डिवाइड बाई 2, तो इसको 5.5 आएगा, 5 6 चला जाएगा, फिर बच जाएगा हमारा 7 7 8, राइट। बहुत सिंपल है, हमने कर लिया कैलकुलेट। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा R1 और R2 है उससे हम निकालेंगे D1। D1 कैसे निकलता है, R1 माइनस R2, हमने निकाल लिया R1 माइनस R2 माइनस करके, फिर इसका हम कर देंगे स्क्वायर, फिर हम उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, राइट। हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 सम ऑफ D स्क्वायर प्लस 1/12 M1 क्यूब माइनस 1 प्लस 1/12 M2 क्यूब माइनस M2 डिवाइडेड बाय N क्यूब माइनस N, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। 1 माइनस 6 हमारा आ जाएगा, D स्क्वायर क्या है 144, 114 प्लस 1 क्यूब। अब इसका मतलब क्या है, M1 का मतलब जो फर्स्ट आइटम है उसमें कितनी बार रिपीट हुआ है एक नंबर, 2 बार रिपीट हुआ है ना 10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसकी जगह, 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/2, और इसमें भी कितनी बार रिपीट हुआ है नंबर, ये रिपीट हुआ है कितनी बार 12 रिपीट हुए 2 बार, तो यहाँ पे इसकी जगह 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे किससे N क्यूब माइनस N, इसको आप ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा N, तो 8 क्यूब माइनस 8, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 114 प्लस 1/12, 2 क्यूब हो जाएगा 8, 8 माइनस 2 6 प्लस 1/4, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, और 8 क्यूब 512 माइनस 8, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 115 डिवाइड बाई 504, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1.36, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 0.36। तो यही था आपका मेथड, आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। इसमें फॉर्मूला हमारा क्या है, इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है, ये आपका फॉर्मूला 1 लिखना है, इसमें 6 को माइनस कर देना है और
सम ऑफ डी स्क्वायर 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस m1/2 m1 माइनस 2 क्यूब माइनस m2 डिवाइडेड बाय n2 माइनस m1। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं रैंक कोरिलेशन के। अब स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड इज़ ईजियर। जो स्पीयरमैन्स का रैंक कोरिलेशन मेथड है ये बहुत सिंपल है, जो हमने कार्ल पियर्सन किया था उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस थी, बट स्पीयरमैन में कैलकुलेशंस नहीं है। रैंक कोरिलेशन मेथड इज़ वेरी कन्वीनियंट, ये बहुत कन्वीनियंट भी है। व्हेन द सीरीज गिव ओनली पेयर ऑफ प्रेफरेंस एंड नॉट द एक्चुअल वैल्यू, अगर हमें ऑर्डर दिया हुआ प्रेफरेंस का तो ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। रैंक कोरिलेशन इज सुपीरियर मेथड ऑफ एनालिसिस इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सच एज दोज रिलेटिंग टू वर्चुअल विजडम एंड इग्नोरेंस। अगर हमें क्वालिटेटिव डाटा दिया हुआ है तो हम सबसे पहले रैंक कोरिलेशन मेथड फाइंड करने के लिए हम स्पीयरमैन वाला मेथड ही यूज़ करेंगे, ना कि कार्ल पियर्सन का। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं कि रैंक कोरिलेशन कैन नॉट बी यूज इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी। अगर हमें ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो हम इस मेथड को फाइंड नहीं कर सकते। इट कैन बी हैंडल्ड ओनली टू लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स। इट इज़ जनरली नॉट यूज व्हेन द सीरीज ऑब्जर्वेशन एक्सीड 20। अगर 20 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम उसको रैंक कोरिलेशन से फाइंड नहीं कर सकते, हमें कार्ल पियर्सन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका यही है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमने इतना बड़ा कोरिलेशन निकाला उस मेथड से, स्कैटर से, कार्ल पियर्सन से, और कौन से मेथड से हमने निकाला था, स्पीयरमैन वाले से। उसका इंपॉर्टेंस क्या है कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, हमें करना क्या है। अब फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन इन द स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, फर्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड कंसेप्ट। अगर हमें कोई लॉ बनाना है या कोई कॉन्सेप्ट बनाना है इकोनॉमिक्स में तो ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। द स्टडी ऑफ कोरिलेशन शोज द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जो कोरिलेशन का मेथड है ये बताता है कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उसमें रिलेशनशिप कैसी है और उसमें वेरिएबल्स कैसे हैं। दिस इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लॉज। इससे हमें पता चले कि वेरियस लॉज कैसे बने हैं, और इकोनॉमिक थ्योरी के लॉज पता चले हैं, लॉ ऑफ डिमांड जैसे, और जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले लॉज भी। और सेकंड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी राइट हमें इससे क्या क्या पता चला है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी पता चली है। कोरिलेशन समटाइम्स जस्ट कॉज एन क्रैश एंड शिफ्ट बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। दिस वॉजंट द स्टैंडिंग ऑफ सर्टन वेरिएबल्स बिहेव द वे इन बिहेव। हमें पता चला है कि जो वेरिएबल्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो हमें इससे पता चला है। बिजनेस डिसीजंस कोरिलेशन एंड दस इट फैसिलिटेट्स। हमें बिजनेस डिसीजन से पता चलते हैं इससे, एंड फैसिलिटेट्स बिजनेस डिसीजंस बिकॉज इट इट्स एंड पार्ट ऑफ वन वेरिएबल्स मैसेजेस एक्सपेक्टेड चेंजेस इन अदर। हमें पता चलता है कि एक वेरिएबल की चेंज होने से दूसरे पे कितना अफेक्ट हो रहा है, तो हमारे बिजनेस मैन को हेल्प मिलती है बिजनेस डिसीजंस बनाने के लिए। और फोर्थ है कि हमें पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प मिलती है। कोरिलेशन analysis helps in policy formation if the government find a negative correlation between a tax rate and tax collection। और उसको टैक्स रेट, गवर्नमेंट को टैक्स का जो रेट चल रहा है और जो टैक्स की कलेक्शन हो रही है उसमें नेगेटिव कोरिलेशन मिल रहा है, तो उसको एक पॉलिसी परस्यू करने के लिए पता चल जाता है कि उसको लोअर टैक्स आगे फ्यूचर में रखना है, बिकॉज अगर अ लॉ टैक्स रेट वुड लीड टू हायर नेक्स्ट कलेक्शन। अगर हम उसको लोअर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर में हायर टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये था इंपॉर्टेंस कोरिलेशन का। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है कोरिलेशन का। बहुत सिंपल चैप्टर था, समझ तो आ गया होगा आपको। कोई अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको लिखिएगा। और ये डिस्पर्शन से बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर था, तो आपको आ ही गया होगा समझ। सिर्फ और सिर्फ आपको कोरिलेशन फाइंड करने के 3 मेथड्स आने चाहिए। ओके, जो हमने डिस्कस किए थे, स्कैटर डायग्राम वाले, कार्ल पियर्सन वाला मेथड, और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, बट इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। एक दो इंपॉर्टेंस याद कर लेना और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स याद कर लेना, और बहुत सिंपल चैप्टर है। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा अपने एग्ज़ाम्स की, और एडुग्राउंड को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और एडुग्राउंड ने अगर आपकी हेल्प करी है तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ओके, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्ज़ाम्स की। ओके, और इन क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रैक्टिस करना आपको अपने रजिस्टर में, तभी आपका ये हो पाएगा। ओके, सो कंप्लीट करें वाला चैप्टर। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, एक कोरिलेशन का और एक डिस्पर्जन का, राइट। तो हम नेक्स्ट वीडियो से एक नया इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।